तो हम स्टार्ट करते हैं आपके डाउट से। जो पहले ये था एग्जाम्पल था आपकी बुक में बिस्किट्स वाला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इससे स्टार्ट करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था आपके पास, इफ n biscuits are distributed among n beggars, among capital N number of beggars, find the probability that a particular beggar receives r less than n biscuits। ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले ध्यान से रीड करो। टोटल आपके पास कितने हैं, n बिस्किट्स हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल N बैगर्स के अमंग, ठीक है। स्मॉल n नंबर ऑफ बिस्किट्स है एंड टोटल बैगर्स कितने, कैपिटल N। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर बैगर रिसीव्स r बिस्किट्स, जहां पे r क्या है, लेस देन n, क्योंकि मैक्सिमम n बिस्किट्स हैं, टोटल स्मॉल n बिस्किट्स हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बैगर्स कितने हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ बैगर्स हैं कैपिटल N एंड टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स कितने हमारे पास, स्मॉल n, ठीक है। अब इन स्मॉल n बिस्किट्स को कैपिटल N बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्मॉल n बिस्किट्स को, नंबर ऑफ बिस्किट्स को कैपिटल N नंबर ऑफ बैगर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट बिस्किट है पहले उसको लेके चलो। फर्स्ट बिस्किट को हम कितने बैगर्स को दे सकते हैं, उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है। टोटल हमारे पास n बिस्किट्स है, मान लो ऐसे करके ये हमारे पास 1 2 3 और सो ऑन, ये टोटल n बिस्किट्स है। अब फर्स्ट जो बिस्किट है हमारे पास, फर्स्ट जो बिस्किट है ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये nth बिस्किट है। फर्स्ट बिस्किट के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, ये कितने बैगर्स को दिया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट, कैपिटल N पॉसिबिलिटीज है। कैपिटल N बैगर्स में से किसी को भी दिया जा सकता है फर्स्ट बिस्किट। सेम वे से सेकंड बिस्किट, आपके पास कैपिटल N नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, कैपिटल N बैगर्स में से किसी को भी दिया जा सकता है। थर्ड बिस्किट के पास भी कितनी पॉसिबिलिटीज है, N नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, कैपिटल N बैगर में से थर्ड बिस्किट भी हम किसी को दे सकते हैं। ऐसे ही nth बिस्किट के पास भी हमारे पास क्या है, N कैपिटल N पॉसिबिलिटीज है, वो कैपिटल N बैगर्स में से किसी को भी दिया जा सकता है, nth बिस्किट भी, स्मॉल nth बिस्किट भी, ठीक है। ये स्मॉल n और कैपिटल N ये कंफ्यूजिंग हो रहा है बस, और तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिस्किट के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है वो चेक करेंगे हम, ठीक है। तो हम लिखते हैं जो फर्स्ट बिस्किट है, फर्स्ट बिस्किट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among कैपिटल N बैगर्स, ठीक है। कैपिटल N बैगर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, कैपिटल N वेज ही हो जाएंगे, ठीक है। इन कैपिटल N वेज, क्यों, क्योंकि फर्स्ट बिस्किट को कैपिटल N बैगर में से किसी को भी दिया जा सकता है। फर्स्ट बैगर को दे रहे हैं फर्स्ट वे है, सेकंड बैगर को दे रहे हैं सेकंड वे है, थर्ड बैगर को दे रहे हैं थर्ड वे है।
इसी वे से nth बैगर को दे रहे हैं, वो nth वे है। सेम आपके पास सेकंड बिस्किट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कैपिटल N बैगर्स इन कैपिटल N वेज, सेम रहेगा। फिर सेम वे से थर्ड बिस्किट भी N बैगर्स को N वे से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और इसी वे से हम प्रोसीड करते जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, nth बिस्किट भी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग N बैगर्स इन कैपिटल N वेज, सेम चलता जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, कैपिटल N, फर्स्ट के लिए कितने वेज थे N, सेकंड के लिए भी कैपिटल N, थर्ड के लिए भी कैपिटल N एंड सो ऑन, nth के लिए भी कैपिटल N। ठीक है, तो ये कैपिटल N को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, स्मॉल n टाइम्स, कैपिटल N को हमें स्मॉल n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, कैपिटल N एंड सो ऑन, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्मॉल n टाइम्स। ठीक है, दैट इज कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल दी। अब देखो, अब निकालने फेवरेबल केसेस, अब निकालने हैं फेवरेबल केसेस। अब देखो, अब क्या बोला गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर बैगर रिसीव्स आर बिस्किट, कि एक बैगर को आर बिस्किट मिल जाए, सिर्फ एक ही बैगर को कितने मिल जाए, आर बिस्किट मिल जाए, बाकी बैगर्स को जो बच गए, बच कितने गए, n माइनस आर, क्योंकि टोटल n बिस्किट थे ना, आर तो एक पर्टिकुलर बैगर को दे दिए, आर हमने एक पर्टिकुलर बैगर को दे दिए, तो कितने बच जाएंगे, n माइनस आर। n माइनस आर जो बिस्किट बच गए, उनको बाकी बचे हुए कैपिटल N माइनस 1 बैगर्स को देंगे। ठीक है, तो वो निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे आपके पास एक चीज ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ बैगर्स कितने हैं, कैपिटल N बैगर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, कैपिटल N। ये फर्स्ट बैगर है, ये सेकंड बैगर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये आपके पास कैपिटल nth बैगर है। ठीक है, बैगर्स को B1 B2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैपिटल B1 B2 कैपिटल B3 B4 एंड सो ऑन, बी कैपिटल N। ये n बैगर्स है, नाम रख दिया हमने। ठीक है, n बैगर्स है, इनके नाम रख दिए, कैपिटल B1 कैपिटल B2 कैपिटल B3 कैपिटल B4 कैपिटल Bn। अब हमें क्या पता है कि जो एक बैगर, कोई भी एक बैगर के पास तो जाएंगे, वन बैगर गेट आर बिस्किट्स, और बाकी जो बच गए n माइनस आर बिस्किट्स, वो कितने बैगर्स के पास जाएंगे, बाकी बचे हुए n माइनस 1 बैगर्स के पास। ठीक है, अब एक बैगर के पास जाने आर बिस्किट, वो वन बैगर कौन सा हो सकता है, B1 भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है, B4 भी हो सकता है एंड सो ऑन, Bn भी हो सकता है। इनमें से भी किसी भी एक बैगर को क्या जा सकते हैं, वो आर बिस्किट जा सकते हैं। ठीक है, इनमें से किसी भी एक बैगर को वो हम आर बिस्किट दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि वो बैगर चूज करने की हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है। ठीक है, ओके, किसी भी एक बैगर को हमारे पास आर बिस्किट जाएंगे, और बाकी n माइनस 1 बैगर्स के पास हमारे पास कितने जाएंगे, NC आर बिस्किट जाएंगे। ठीक है, एक बैगर के पास जाएंगे आर बिस्किट्स, और सॉरी, वन बैगर गेट्स आर बिस्किट एंड कैपिटल N माइनस 1 बैगर्स गेट n माइनस आर बिस्किट, बाकी बचे हुए n माइनस आर बिस्किट्स किसके पास जाएंगे, कैपिटल N माइनस 1 बैगर्स के पास जाएंगे, कैपिटल N माइनस 1 बैगर्स के पास बचे हुए n माइनस आर बिस्किट जाएंगे। ठीक है, अब ये आर बिस्किट जो है किसी एक बैगर को जा रहे, आर बिस्किट जा रहे
वन बैगर के पास, किसी ना किसी एक बैगर के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आर बिस्किट कोई भी हो सकते हैं। फर्स्ट बिस्किट भी जा सकता है, सेकंड भी जा सकता है, थर्ड बिस्किट भी जा सकता है, फोर्थ क्या पता ना जाए। ठीक है, टोटल आर बिस्किट्स हमने किसको देने, एक बैगर बैगर को, एक किसी ना किसी एक बैगर को देने। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आर बिस्किट्स, आर बिस्किट्स आउट ऑफ एन बिस्किट्स। हम एक टाइप से क्या कर रहे हैं, टोटल एन बिस्किट्स थे, उनमें से आर बिस्किट्स को चूज कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ एन बिस्किट्स कैन बी चोजन इन एनसीआर वेज। ठीक है, आर बिस्किट्स टोटल कितने थे, स्मॉल एन बिस्किट्स थे, उनमें से आर चूज करने हमने, कितने वेज से चूज कर सकते हैं, एनसीआर वेज से हम चूज कर सकते हैं, और ये किसी एक पर्टिकुलर बैगर को देने। ठीक है, ओके, देयरफॉर आर बिस्किट्स आउट ऑफ एन बिस्किट्स कैन बी गिवन टू ए पर्टिकुलर बैगर। कोई भी आपके पास क्या है, पर्टिकुलर बैगर है, इन कितने वे से दे सकते हो आप, जितने वे से चूज किए उतने ही वे से दे सकते हो। एनसीआर वेज, एनसीआर वेज। ठीक है, आर बिस्किट्स को हम एनसीआर वेज से चूज कर सकते हैं, टोटल एन बिस्किट्स में से, मीनिंग एक बैगर को एनसीआर वेज से हम क्या दे सकते हैं, आर बिस्किट्स दे सकते हैं। ठीक है, अब जो बच गए, अब कितने बच गए, एन माइनस आर बिस्किट्स बच गए, कितने बच गए, एन माइनस आर, वो कितने बैगर्स को देने हैं, एन माइनस वन बैगर्स को देने। ठीक है, ओके, नाउ द रिमेनिंग n minus r biscuits can be given to n minus 1 beggars। ठीक है, अब एक चीज देखना जरा, टोटल कितने बिस्किट्स बच गए, n माइनस आर, ये हमारे पास मान लिया कि फर्स्ट बिस्किट है, ये हमारे पास सेकंड बिस्किट है, ये हमारे पास थर्ड बिस्किट है, एंड सो ऑन, ये हमारे पास n माइनस आर बिस्किट है। ठीक है, अब फर्स्ट बिस्किट, आर बिस्किट तो हम एक बैगर को दे चुके हैं, वो तो खत्म हो चुका है, क्योंकि एक को तो हमने एन, एक को तो हमने आर बिस्किट ही देने थे, उससे ज्यादा ना कम, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब फर्स्ट बिस्किट जो ये बच गया, अब जो बाकी एन माइनस आर बिस्किट बच गए, उनमें से फर्स्ट बिस्किट है, वो कितने बैगर्स को दिया जा सकता है, एन माइनस वन बैगर्स को दिया जा सकता है। सेकंड बिस्किट है, ये कितनों को दिया जा सकता है, ये भी उन एन माइनस वन बैगर्स में से किसी को भी दिया जा सकता है। सेकंड बिस्किट भी एन माइनस वन बैगर्स में से किसी को भी दिया जा सकता है, क्योंकि एक बैगर को तो आर बिस्किट चाहिए थे, वो उसको आर बिस्किट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अब वो ना तो उससे ज्यादा लेगा ना उससे कम चाहिए थे उसको, तो होगी उसकी तो खत्म। अब जो ये एन माइनस आर बिस्किट्स हैं, ये कितने बैगर्स में हमें डिवाइड करने हैं, कितने बैगर्स को देने, एन माइनस वन बैगर्स को देने। ठीक है, फर्स्ट बिस्किट किसी को भी दिया जा सकता है एन माइनस वन में से, सेम सेकंड भी एन माइनस वन बैगर्स में से किसी को भी दिया जा सकता है, थर्ड भी एन माइनस वन बैगर्स में से किसी को भी दिया जा सकता है, एंड सो ऑन, एन माइनस आर एथ बिस्किट भी कैपिटल एन माइनस वन बैगर्स में से किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, देयर फोर द रिमेनिंग एन माइनस आर बिस्किट्स कैन बी गिवन टू कैपिटल N माइनस वन बैगर्स इन कितने वेज से, n माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू सो ऑन, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n माइनस वन इंटू
n-1 इंटू n-1 इंटू सो ऑन n-1 कितने टाइम्स, n-r टाइम्स, ठीक है, n-r टाइम्स। तो ये क्या आ गया, n-1 रेज टू पावर स्मॉल n-r, ठीक है, स्मॉल n-r, ठीक है। तो अब हम निकाल देंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब जो आर बिस्किट्स थे वो तो एक बैगर को कितने वेज से दिए थे, NCR वेज से दिए थे, और ये जो स्मॉल n-r बिस्किट्स बच गए, ये कितने बैगर्स को, कैपिटल n-1 बैगर्स को कैपिटल n-1 रेज टू पावर n-r वेज से दिए जा रहे हैं, ठीक है, इतने वेज से दिए जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन स्मॉल NCR इंटू कैपिटल n-1 रेज टू पावर स्मॉल n-r, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, फेवरेबल केसेस आ जाएगा। अब निकाल लो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास, फेवरेबल केसेस कितने हैं, NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल इंटू कैपिटल n-1 रेज टू पावर n-r डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने आए थे, टोटल नंबर ऑफ वेज कैपिटल n रेज टू पावर स्मॉल n, कैपिटल n रेज टू पावर स्मॉल n, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन था। इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बताओ, चलो अभी भी किसी को कोई डाउट हो, कोई डाउट नहीं है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 29 बी पार्ट था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता था आपको कि आउट ऑफ 2n+1 टिकट्स consecutively numbered consecutively numbered 3 are drawn, 3 are drawn at random, find the probability that the numbers on them are in AP, are in AP. Out of 2n+1 tickets consecutively numbered, 3 are drawn at random. Find the probability that the numbers on them are in AP. ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। टोटल टिकट्स कितनी है आपके पास, 2n+1 टिकट्स है, कंजुगेटिवली नंबर्ड है, और उनमें से 3 को आप रेंडमली चूज कर रहे हो, 3 को रेंडमली चूज कर रहे हो, ठीक है। तो
आउट ऑफ 2n+1 टिकट्स, out of 2n+1 tickets, 3 tickets can be chosen in, कितने वे से चूज कर सकते हैं? 2n+1 टोटल टिकट है, उनमें से 3 टिकट चूज करनी है, तो 2n+1 सी 3 वेज, इतने वे से चूज कर सकते हो। दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो गए हमारे पास? 2n+1 C3। ठीक है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, 2n+1 C3 होगी। ठीक है, अब क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स आर ऑन देम आर इन एपी। ठीक है, ओके, तो अब अज्यूम कर लेते हैं, लेट दी 3 chosen numbers are एक को ए ले लेते हैं, एक को बी ले लेते हैं, एक को सी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी एंड दीज आर इन एपी, दीज आर इन एपी, तीनों किसमें है? एपी में है। एपी में तो हम क्या बोलते थे? फर्स्ट और लास्ट का सम किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स बी के इक्वल होगा। ये आपने किया था ना, जब आपको 3 नंबर्स एपी में चूज करने होते हैं तो आप क्या लेते थे? ए को लेते थे ए माइनस डी, एक को ए लेते थे, एक को ए प्लस डी लेते थे, ऐसे ही चूज करते थे। और जब फर्स्ट एंड लास्ट का सम करते थे तो क्या आ जाता था? 2a, मीनिंग 2 टाइम्स सम ऑफ मिडल, 2 टाइम्स सम ऑफ मिडल, और 2 टाइम्स मिडल सिंपल, 2 टाइम्स मिडल, फर्स्ट और लास्ट का सम 2 टाइम्स मिडल के इक्वल आ जाता था। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट और लास्ट का सम दैट इज ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b, ए प्लस सी किसके इक्वल आ गया? 2b। अब 2b देखो, 2 इंटू बी, बी जहां पे कोई भी नंबर है, बी को 1 लो तो 2 इंटू 1 क्या आ गया? 2, बी को 2 लोगे, 2 इंटू 2 4, बी को 3 लोगे, 2 इंटू 3 6, बी को 4 लोगे, 2 इंटू 4 8। तो एक चीज आपको दिखाई दे रही है यहां से कि ये जो 2b है ये क्या होगा? इवन। 2b क्या होगा? इवन। 2b इवन है, दैट एम्प्लाइज a प्लस सी इज एन इवन नंबर। a प्लस सी क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। अब a प्लस सी इवन है, इवन नंबर, दो इंटीजर्स का सम इवन कब आएगा? या तो दोनों इवन होंगे या फिर दोनों ओड होंगे, या तो दोनों इवन होंगे या फिर दोनों ओड होंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है ये चीज? ठीक है, दैट एम्प्लाइज आइदर बोथ a and c are even or both a and c are odd numbers। दोनों या तो इवन होंगे या फिर ओड होंगे, क्योंकि एक ओड और एक इवन का सम तो ओड आएगा, इवन नहीं आ सकता। ठीक है, ओके, अब एक चीज देखना जरा, टोटल कितनी टिकट्स है हमारे पास? 2n+1 टिकट्स है टोटल हमारे पास, 2n+1 टिकट्स है, कंजुगेटिवली नंबर्ड है, कंजुगेटिवली नंबर्ड है। अब ये 2n+1 टिकट्स है, इनमें से फर्स्ट टिकट का नंबर, इनमें से फर्स्ट टिकट का नंबर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट टिकट का नंबर इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी जा सकती है। ठीक है, यदि फर्स्ट टिकट, मान लो फर्स्ट टिकट आपके पास इवन है, तो 2n+1 में से केस बना लेते हैं, केस से सोचते हैं, बस ये सोचना आपने मेन का। ठीक है, एक केस बना लेते हैं, फर्स्ट केस हम, कि जो फर्स्ट 2n+1 में से फर्स्ट है, फर्स्ट
नंबर इज इवन, फर्स्ट नंबर क्या हो जाए, इवन हो जाए। ठीक है, तो इस केस में जो टोटल 2n+1 है उनमें से n+1 तो इवन हो जाएंगे और n ओड हो जाएंगे, n+1 इवन हो जाएंगे और n ओड हो जाएंगे। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास इज ओड, इस केस में क्या हो जाएगा n+1 ओड नंबर हो जाएंगे और n इवन नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, n+1 ओड नंबर्स हो जाएंगे, n इवन नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, 2n+1 में से n+1 नंबर्स ओड है और n नंबर्स इवन है। अब दोनों केसेस में देखो, एक n+1 है, इवन या ओड में से एक n+1 है, एक n है। ठीक है, अब पीछे हमने क्या किया था, पीछे क्या बोला था कि आइदर बोथ ए एंड सी आर इवन, या तो दोनों इवन होंगे या फिर दोनों ओड होंगे। मीनिंग या तो दोनों को इवन नंबर से चूज करेंगे या फिर दोनों को ओड नंबर से चूज करेंगे। ए और सी को या तो दोनों को इवन नंबर्स में से चूज करेंगे या फिर ओड नंबर्स में से चूज करेंगे। ओके, तो हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या आ जाएंगे हमारे पास यहाँ से। अब देखो हमारे पास दो केस बने थे, एक केस में क्या आया था, एक केस में क्या आया था कि n+1 इवन है n ओड है, दूसरे केस में n+1 ओड है n इवन है। ठीक है, एक बार अब हमें क्या करना है, एक बार दोनों को इवन से चूज करना है, एक बार दोनों को ओड से चूज करना है। ठीक है, तो हम पहले दोनों को इवन से चूज कर लेते हैं। तो एक इवन और एक ओड कोई मैटर ही नहीं करता, n+1 में से 2 चूज करने हैं और एक बार n में से 2 चूज करने हैं। एक केस में n+1 में से 2 चूज करने हैं, फिर n में से 2 चूज करने हैं। अब ये एक केस में इवन हो जाएंगे n+1 और एक केस में ओड हो जाएंगे, ये भी n भी एक केस में ओड एक केस में इवन। ठीक है, तो वो कोई मैटर ही नहीं करता, इवन ओड वाला तो कंसेप्ट मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हमारे पास एक में n+1 C2 आएगा, दूसरे में nC2 आएगा। ठीक है, वो आगे पीछे आ जाए n प्लस, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दो, सम तो सेम रहेगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, n+1 C2 प्लस nC2। क्यों, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर तो इवन और ओड जब निकाल रहे हैं, एक n+1 आ रहा है एक n आ रहा है, यहाँ पे भी एक n+1 एक n, और एक बार हमने दोनों को इवन से लेना है, मीनिंग इवन यहाँ पे लोगे तो n+1 में से 2 लेने हैं, यहाँ पे लोगे तो n में से 2 लेने हैं। फिर एक बार हमने ओड में से लेने हैं दोनों, मीनिंग यहाँ पे लोगे तो n में से 2 लेने हैं और यहाँ पे लोगे तो n+1 में से 2 लेने हैं। दोनों केस में सेम आंसर आएगा, दोनों केस में सेम आंसर आएगा, सिर्फ ये आपके सोचने के लिए लिखा हमने। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आ गए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अब, वो हो जाएगी आपके पास n+1 C2 प्लस nC2 डिवाइडेड बाय 2n+1 C3। ठीक है, 2n+1 C3, ये इसको सोल्व कर लेते हैं अब हम। n+1 C1, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल divided by 2 factorial into n minus 2 factorial divided by 2n plus 1 factorial divided by 2n plus 1 minus 3, that is 2n minus 2 factorial into 3 factorial। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो,
n+1 फैक्टोरियल बाय n-1 फैक्टोरियल है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं हम, n+1 इंटू n, और n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, प्लस n इंटू n-1, n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2n+1 इंटू 2n इंटू 2n-1, फिर 2n-2 फैक्टोरियल से 2n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, n यहाँ पे दोनों से कॉमन आ जाएगा, n दोनों से कॉमन निकाल लो बाहर, डिवाइड बाय 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास n+1 प्लस n-1, ये 1 से 1 कैंसिल, 2n, एक n कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये देखो 2n था, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2n+1 इंटू n इंटू 2n-1 डिवाइड बाय 3, ये 2n होगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2n बाय 2, 2 कैंसिल, n इंटू n, n स्क्वायर, डिवाइड, और 3 ऊपर चला जाएगा, 3n स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, एक n ये कैंसिल भी, चलो बाद में कर लेंगे, n 2n+1 इंटू 2n-1, दैट इज 4n स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे आपके पास, फिर आंसर आ गया आपके पास, एक n से n कैंसिल, 3n डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस वे से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? चल आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की फॉर्म में लिख लो। ठीक है, या फिर पहले आप प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन की डेफिनेशन लिख लो, फिर आगे प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सेट फंक्शन, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसी को हम प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन बोलते हैं, एक टाइप से प्रोबेबिलिटी को ही प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन बोल रहे हैं। कैसे, वो देखते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे। लेट एस बी ए सैंपल स्पेस, एस कोई सैंपल स्पेस है, एसोसिएटेड विद ए रैंडम experiment if a subset of s, a क्या है, सबसेट ऑफ s, बी एनी इवेंट, कोई भी आर्बिट्री इवेंट है, क्योंकि इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, देन जो प्रोबेबिलिटी p डिफाइन करते होते थे, देन p इज कॉल्ड ए प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, and p of a, the probability of event a, p of a क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, the probability of event a
पी ऑफ ए को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इफ द फॉलोइंग एग्जाम्स आर सेटिस्फाइड, एग्जाम्स आर सेटिस्फाइड, एग्जाम्स आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी को ही ले रहे हैं हम, तो वो तो आपको पता ही है, हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, सेकंड है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1। वो 1 ही होती है, क्योंकि सैंपल स्पेस के अंदर जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं वही आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं। ठीक है, ओके, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। थर्ड जो मेन है, थर्ड जो है मेन है, ठीक है, ये क्या बोलती है कि ए आई क्या है, डिसजॉइंट इवेंट्स है। ठीक है, ए आई डिसजॉइंट इवेंट्स है। ठीक है, लेट ए आई बी डिसजॉइंट इवेंट्स। डिसजॉइंट इवेंट्स का मीनिंग क्या है कि कोई भी ए आई लो और कोई भी ए जे लो, उन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी। कोई भी दो इवेंट लो, उन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। ठीक है, वेयर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एन। आई क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू एन है। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इक्वल टू 1 टू एन ए आई इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 टू एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इक्वल टू 1 टू एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। ठीक है, मीनिंग क्या है आपके पास कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन एंड सो ऑन AN है, इन सब की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, इन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। ओके, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, सिंपल फंक्शन ही बोल देते हैं। फंक्शन किस पे लग रहा है, इवेंट्स पे लग रहा है। डोमेन के एलिमेंट्स क्या है, किस पे लग रहा है, इवेंट्स पे लग रहा है। इवेंट्स क्या है, सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस है। इवेंट्स क्या है, सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस है। कोई भी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस मिल जाए, उस पे पी फंक्शन, पी मीनिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं हम। सिंपल है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। और वो किसको सेटिस्फाई करेगी, प्रोबेबिलिटी हमें पता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। सैंपल स्पेस की मैक्सिमम 1 होती है, नहीं तो 1 से कम ही होती है, सिर्फ सैंपल स्पेस की 1 होती है। ठीक है, और ए आई क्या है, डिसजॉइंट इवेंट्स है। ए आई यदि डिसजॉइंट इवेंट है तो डिसजॉइंट इवेंट होना जरूरी है। डिसजॉइंट इवेंट की डेफिनेशन क्या है, एक टाइप से ये बोल सकते हो, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू 5। कोई भी दो इवेंट लो, उनकी इंटरसेक्शन में क्या है, एम्प्टी है, बस कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, तो फिर ये फार्मूला को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ओके, ये आपके पास था एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। ठीक है, इफ नेक्स्ट एक कंसेप्ट करते हैं हम, ओड्स इन फेवर एंड ओड अगेंस्ट ए। ठीक है, ओड्स इन फेवर ऑफ एनी इवेंट ई एंड ओड अगेंस्ट एनी इवेंट ई। ठीक है, तो लिखो ओड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ई। ए भी कर सकते हो,
ई करो या ए करो, कोई मैटर नहीं करता। odds इन फेवर ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ई, वो क्या होता है आपके पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल दो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, रेशियो फॉर्म में लिखते हैं जनरली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई। नोट ई को ई कॉम्प्लीमेंट भी लिख देते हैं, नोट ई को ई कॉम्प्लीमेंट भी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस वे से हम लिखते होते हैं। एंड नेक्स्ट आता है ओड अगेंस्ट द हैपनिंग ऑफ इवेंट ई, ओड अगेंस्ट द हैपनिंग ऑफ इवेंट ई दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सिंपल, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई निकालो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल दो, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये आपके पास ओड अगेंस्ट द हैपनिंग ऑफ इवेंट ई है, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई या ई कॉम्प्लीमेंट लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई या ई कॉम्प्लीमेंट लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज करते हैं, वहां पे डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेट ए बी सबसेट ऑफ एस, दैट इज ए बी एनी इवेंट, ए कोई भी आर्बिट्री इवेंट है। देन फर्स्ट जो आती है हमारे पास कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए भी बोलते हैं, नोट ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिंपल है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ओके। और आगे जो भी हम लिखने वाले हैं ना, ऐसे ऐसे जो भी लिखने वाले हैं इन सबको वेन डायग्राम से भी सोच सकते हैं, जो भी ये प्रोबेबिलिटी के फार्मूले हैं इन सब फार्मूलाज को हम वेन डायग्राम से भी सोच सकते हैं, ठीक है। इनको वेन डायग्राम से भी सोचा जा सकता है, वो हम सीख लेंगे कि वेन डायग्राम से कैसे सोचा जाएगा, ठीक है, वो भी सीखेंगे कि वेन डायग्राम से कैसे सोचेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इफ ए इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ एस, ए को कैसा ले लिया, नल इवेंट ले लिया, ठीक है, नल नल सेट ले लिया, एम्प्टी सेट ले लिया, ठीक है, नल सेट भी बोल देते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 होगी वो क्या होगी आपके पास, 0 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 होगी वो क्या होगी, वो 0 हो जाएगी, ठीक है, ओके। फोर्थ है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको आप वेन डायग्राम से याद रख सकते हो, वैसे याद नहीं होगा कोई टेंशन नहीं, बट हम वेन डायग्राम से तो याद कर ही सकते हैं। एक इवेंट ले लेते हैं ए, एक इवेंट ले लेते हैं बी, सैंपल स्पेस, एक ये इवेंट ए है, ये आपके पास बी है।
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है कि ए और बी के बाहर जो पोर्शन है उसमें कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस वे से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, इस वे से हम लिख सकते हैं। अब देखो जरा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं। इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या मैं इस फॉर्म से भी लिख सकता हूं, ए माइनस बी, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, यही तो आएगा। मीनिंग वहीं से हमने ए माइनस बी पे प्रोबेबिलिटी लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया। ठीक है, इस फार्मूला को इस वे से लिखना चाहो इस वे से भी लिख सकते हो, और सेकंड इस वे से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वेन डायग्राम से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ बी सबसेट ऑफ ए है, बी क्या है, सबसेट ऑफ ए। ए कोई ये बड़ा सर्कल है, उसके अंदर बी पड़ा कहीं, उसके अंदर बी पड़ा है। ठीक है, बी सबसेट ऑफ ए, बड़ा कौन है, ऑब्वियसली ए है, तो ए की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, यदि बी कोई सबसेट ऑफ ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, पहले किया था वैसा ही है ये भी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो जरा, पहले को देखो, पहला कौन सा पोर्शन, वेन डायग्राम से देखना जरा, पहले वाला कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए ले लें, ये बी ले लें। ए कॉम्प्लीमेंट मीनिंग ए के बाहर का पोर्शन सारा, और उसकी इंटरसेक्शन बी के साथ, ए के बाहर वाले पोर्शन की इंटरसेक्शन बी के साथ। अब ये जो पोर्शन है जो हमने शेड किया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी, बी कंप्लीट सर्कल, तो ये ज्यादा हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा बाहर तक, ये कंप्लीट बी ले लूं और उसमें से ये पोर्शन में माइनस कर दूं, इतना बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दूं। ठीक है, और इस पे प्रोबेबिलिटी लगा दो, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वेन डायग्राम की हेल्प से याद कर सकते हो आप, बड़ी इजीली याद हो जाते हैं सारे फार्मूले वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, याद करने में बड़ा इजी रहता है। सिमिलर वे से इसको सेकंड को देखो, जो 10th फार्मूला है हमारे पास, वेन डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम से क्लियर दिख जाएगा आपको। एक ये ए लिया हमने, एक ये बी लिया हमने। अब निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी के बाहर का सारा पोर्शन और उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ, ए के साथ कॉमन और बी के बाहर पोर्शन, यही होगा, ए के साथ कॉमन और बी के बाहर पोर्शन हमारे पास ऑब्वियसली यही होगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो मीनिंग ये जो फार्मूला ये किसके इक्वल बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फार्मूला बन गया हमारे पास। ऐसे हम फार्मूले बनाते हैं किसको यूज करके, वेन डायग्राम को यूज करके। ठीक है, अब आपको एक ये फार्मूला पता है ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी
number of elements of A union B is equal to number of elements of A plus number of elements of B minus number of elements of A intersection B। ऐसे फार्मूला करते होते थे। सेम उसी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज लिख सकते हो। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला। ठीक है, ओके। मतलब वेन डायग्राम से वहीं से आप सारा समझ सकते हो, इसको याद रख सकते हो। ठीक है, वहीं से आप सारा याद रख सकते हो, समझ सकते हो। इसी वे से वेन डायग्राम से आप बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम। एक ये थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रूफ। अब 3 थ्योरम आएंगे, तीनों के प्रूफ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास 3 थ्योरम्स हैं, तीनों के प्रूफ इंपॉर्टेंट है। जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम। ये क्या बोलती है? फॉर एनी n इवेंट्स, टोटल कितने इवेंट्स हैं? n इवेंट्स हैं। A1 कैपिटल A2 सो ऑन कैपिटल AN in a sample space we have probability of union I equal to 1 to n AI is equal to summation I equal to 1 to n probability of AI minus summation I greater than equal to 1 less than j less than equal to n। ठीक है, of summation probability of AI इंटरसेक्शन AJ। डबल समीशन है ये, ध्यान रखना, डबल समीशन है। प्लस समीशन ट्रिपल आ जाएगा। एक आई के लिए समीशन था, एक जे के लिए समीशन था, ये ध्यान रखना। एक आई की वैल्यूज के लिए था, एक जे की वैल्यूज के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पे आई जे और के 3 आ जाएगा। 1 greater than equal to I which is less than j which is less than k less than equal to n। I j के 3 आ गई वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, प्लस इसी वे से प्रोसीड करते जाएंगे। कब तक प्रोसीड करेंगे? लास्ट में, जब तक हमें ये नहीं मिल जाता -1 देखो फर्स्ट टर्म के साथ कैसे था? पॉजिटिव, सेकंड के साथ नेगेटिव, थर्ड के साथ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव साइन आएगा। तो -1 क्या लिख सकते हैं हम? n-1 लिख सकते हैं। -1n-1 और इन सारी इंटरसेक्शंस की प्रोबेबिलिटी सारी की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 intersection A2 intersection so on up to
ए एन, ये आ जाएगा हमारे पास जनरलाइज एडिशन थ्योरम। ये जनरलाइज एडिशन थ्योरम की आपके पास क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट लर्न करना, प्रूफ अभी हो नहीं पाएगा, इतना टाइम बचा नहीं हमारे पास कि हम इसका प्रूफ कर लें। ठीक है, प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं फिर। ओके, इसको अच्छे से करना, अभी प्रूफ के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा है, प्रूफ इसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट ध्यान रखना अच्छे से, स्टेटमेंट ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। ओके, क्वेश्चन करते हैं, चलो एक फिर, तब तक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रूफ कल करेंगे। क्वेश्चन क्या हमारे पास, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू इवेंट्स such that probability of A is equal to 0.54, comma probability of B is equal to 0.69 and probability of A intersection B, ये किसके इक्वल है आपके पास, 0.35। फाइंड फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं पहले, तो इसका सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट का फार्मूला भी किया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास, 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 0.69 प्लस, ओ सॉरी माइनस आता था, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा लिख दिया, ये तो कट ही कर देते हैं, चलो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, -0.35। ठीक है, तो ये आपके पास 0.84 आंसर आ जाएगा, 84 या 88, 69 माइनस 35, 34 हो गया, 54 प्लस 34, 88, 0.88 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। सेम सेकंड करेंगे, ऐसे ना दिखे तो आप क्या करना, इसका वो बना लेना, वेन डायग्राम से सोच लेना, नहीं तो डायरेक्ट भी ये हमारे पास रूल होते थे, डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या लिखा था हमने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और वो क्या है हमारे पास, 1 माइनस 0.88, दैट इज 0.12, 0.12। ठीक है, डन। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका फार्मूला भी किया था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दोनों वैल्यूज आपको गिवन है, पुट करो, आंसर निकाल दो। और फोर्थ क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट करो, आंसर फाइंड कर लो। इस वे से ये क्वेश्चंस होंगे आपके पास स्टार्टिंग के। ठीक है, ट्राई कर लेना, बाकी ये एक्सरसाइज कल करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। प्रूफ्स भी करने हमने थ्योरम्स के, वो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ्स ही हैं जो ज्यादा मैटर करते हैं, ज्यादा एग्जाम में आएंगे, वो सारे प्रूफ्स आएंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो किसी को?